दोस्तों, तो हम आप लोगों को 24 में 2/24 में 24 2/2 तक का पढ़ा चुके थे। तो अब हम थर्ड का बात करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को वस्तु और सेवाओं के उत्पादन द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। रहन सहन का स्तर भी उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है, परंतु वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कई साधनों के सहयोग से होता है। इन्हें उत्पादन के साधन या कारक कहते हैं। कोई वस्तु जो उत्पादन में सहयोग देती है वह उत्पादन का साधन है। हाँ, ये आप नोट कर सकते हैं। कोई वस्तु जो उत्पादन में सहयोग देती है वह उत्पादन का साधन है। उत्पादन के 4 प्रमुख साधन हैं जिनकी सहायता विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रखेंगे जो लाल लिखेरा दिया हुआ है, आप तो बता ही देंगे। भूमि उत्पादन की पहली आवश्यकता है। हाँ, ये पूछेगा उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है, तो भूमि उत्पादन की पहली आवश्यकता है। भूमि को उत्पादन का मौलिक साधन कहा गया है और यह मौलिक साधन भी इसी को कहा गया है। साधारणतः भूमि का अर्थ जमीन की ऊपरी सतह से लगाया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का उपयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में होता है। भूमि के अंतर्गत वो सभी वस्तु सम्मिलित है जो प्रकृति की निःशुल्क देन है और जिनके सहयोग से उत्पादन होता है। मार्शल के शब्दों में भूमि का अर्थ केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं बल्कि उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में मनुष्य की सहायता के लिए निःशुल्क प्रदान किया है। अगर हम आप लोगों को कहेंगे कि सब में टिक लगा के घेरा तो जरूरत नहीं, क्योंकि लाल वाला में खुद ब खुद याद रखने तो मैंने कहा होता है। कई बार पूछा जा सकता है कि परिभाषा लिखे, तो इनको चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए, जो कि काफ़ी लाभदायक है। मार्शल के शब्दों में ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं टिक लगा के रखता हूँ। अब बुक में भी उसी तरह से घेरा रख लीजिएगा आपके पास होगा तो। बाय लैंड इज मीन नॉट merely land in the strict sense of the word, but the whole of the materials and forces which nature gives freely for man's aid and forms of land, water, air, light and heart। तो आप लोगों को पूछेगा हिंदी या सिंधी दोनों में परिभाषा लिखे, तो हिंदी में ये और इंग्लिश में ये परिभाषा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग जाएंगे। इस प्रकार भूमि के अंतर्गत ऊपरी भूमि की सतह के अलावा खनिज संपदा, जंगल, पहाड़, झील, नदियाँ आदि सही वस्तुएं आती है जिन्हें प्रकृति ने हमें निःशुल्क प्रदान किया है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र यहाँ समस्त प्राकृतिक उपहारों को भूमि की श्रेणी में रखते हैं। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय लेकिन मौलिक साधन है। तो ये तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग अब श्रम पे बात करेंगे। श्रम यानी कि लेबर। उत्पादन के साधनों में तो देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उत्पादन के साधनों में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। श्रम के बिना किसी प्रकार का साधन संभव नहीं है। श्रम के अंतर्गत सभी मानवीय श्रम आते हैं, चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक। जो वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन में सहायक होते हैं। मार्शल के अनुसार श्रम में हमारा अभिप्राय मनुष्य की उस शरीर का मानसिक प्रयत्न से है जो पूर्ण या आंशिक रूप से किसी लाभ की दृष्टि से में किया जाए, ना कि इस कार्य से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष आनंद के लिए। तो ये हमें श्रम कहलाता है। भौतिक पूंजी यानी कि फिजिकल कैपिटल। कैपिटल पूंजी को यहाँ पर कैपिटल कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। भौतिक तो फिजिकल है ही। आधुनिक उत्पादन व्यवस्था में पूंजी का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा इसके अभाव में किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। पूंजी से हमारा अभिप्राय भौतिक पूंजी से होता है। भौतिक पूंजी 2 प्रकार की होती हैं। सर ब्लर आ रहा, ठीक हो गया। अचल पूंजी तथा अचल पूंजी। अचल और अचल यह याद रखने का चीज़ें हैं। अचल पूंजी मतलब फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी और टिकाऊ होती है तथा इसका उत्पादों में कई बार प्रयोग किया जाता है। कारखानों का भवन, मशीनों, औजार, किसान का हल, बैल, ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि
अचल पूंजी के उदाहरण है वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में इनकी लंबी अवधि तक अनेक बार प्रयोग होता है। तो ये सब उदाहरण है, आपको इसमें घेरा लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना, दिमाग में नोट रखना जरूरी होता है। इसके विपरीत चल पूंजी या कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल वह है जिसका उत्पादन कार्य में केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। कच्चा माल, कोयला, खाद्य बीज, दैनिक खर्च को पूरा करने के लिए नकद मुद्रा आदि कार्यशील पूंजी के उदाहरण है। इस प्रकार की पूंजी उत्पादन में केवल एक ही बार के प्रयोग से अपना संपूर्ण कार्य समाप्त कर लेती हैं। तो आप लोग को ये तो देख ही रहे हैं, इसमें कोई खेड़ा लगाने वाली बात है नहीं, लेकिन याद रखने वाली जरूर है। संगठन और उद्यम, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्राइजेस। भाई अब ये कौन सा बला है भाई, संगठन और उद्यम। तो ये आप देखते हैं, वर्तमान समय उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ये आधुनिक कारखानों में जटिल मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि अभी के डेट में उत्पादन मनुष्य द्वारा शारीरिक श्रम करके नहीं बल्कि मैकेनिकल श्रम से होता है। ठीक है, आधुनिक कारखानों में जटिल मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है। वहाँ हजारों की संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। अंततः विभिन्न संसाधनों को एकत्र करने तथा उनके सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होती है। वस्तु जैसे उत्पादन के विभिन्न साधनों के संयोग से उत्पादन प्रारंभ होता है, वैसे संगठन करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। इस कार्य को अर्थशास्त्र में व्यवसाय या संगठन कहते हैं। परंतु आधुनिक समय में वस्तुओं का उत्पादन भविष्य की मांग के अनुमानों पर होता है। भविष्य के अस्पष्ट और अनिश्चित होने के कारण भविष्य संबंधी हमारे अनुमान गलत सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए किसी व्यवसाय में जोखिम और अनिश्चितता की मात्रा बहुत अधिक रहती है। जब हम इस जोखिम को उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो तब तक उत्पादन में कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति के इस जोखिम और अनिश्चितता के ही उद्यम कहते हैं। जो व्यक्ति इस जोखिम और अनिश्चितता को सहन करता है उसे उद्यमी या साहसी कहा जाता है। एक उद्यमी ही उत्पादन के संसाधनों को एकत्र करने, उनमें सामान्य स्थापित करने तथा व्यवसाय के जोखिम को वहन करने का कार्य करता है। कुछ अर्थशास्त्री संगठन और उस उद्यम को उत्पादन का पृथक साधन मानते हैं। वास्तव में इन दोनों के बीच विभाज्य रेखा बहुत सूक्ष्म है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार संगठन और उद्यम एक निश्चित प्रकार का श्रम है जिसे आजकल मानवीय पूंजी की संज्ञा दी जाती है। या मानवीय पूंजी ही भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी में उचित समन्वय तथा उत्पादन प्रणाली को संगठित एवं क्रियाशील करती है। मानवीय पूंजी मतलब ह्यूमन कैपिटल, उसमें तो कोई समझने वाली बात है नहीं। मानवीय मतलब मानव, ह्यूमन पूंजी मतलब तो कैपिटल है ही, स्ट्राइट है ह्यूमन कैपिटल से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति और उनके निजी गुणों से है जो उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो इस राइट है, इतना तो समझ ही गए होंगे आप। तो आगे हम मिलेंगे कहाँ पर, तो आपको बता देते हैं आगे हम मिल सकते हैं। देखेंगे उत्पादन के कारकों का सापेक्षिक महत्व और वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे। यही हम लोग मेन चीज़ों के बारे में अभी तक पढ़े, लेकिन अभी यार पढ़ना बचा है। करीब इसका पेजेस आपको मैं बता दूं तो ये जाएगा आपका करीब 9 से 10 पेजेस तक का है। तो ठीक है, अभी हम लोग 3 पेजेस तक पढ़े हैं, लेकिन उसी में सोचता हूँ अभी मैं पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि 3 पेजेस पूरा करने के बाद हम आगे की ओर जाएंगे। ओके, ये देखिए उत्पादन कारकों सबसे पहला तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यह कहना अत्यंत कठिन है कि उत्पादन के साधनों में कौन सा साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि भूमि के बिना किसी वस्तु का उत्पादन संभव नहीं है। इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्री श्रम को भूमि से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि भूमि निष्क्रिय है तथा यह स्वयं उत्पादन नहीं करती। श्रम ही उत्पादन का सक्रिय साधन है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने भूमि या श्रम को उत्पादन का प्राथमिक समन्वय सर्वमान्य साधन कहा है। ये दोनों ही उत्पादन का सर्वथा अत्याजन ये जो साधन है, इन अर्थशास्त्रियों का सब पूंजी संगठन या उद्यम का अपना प्रत्येक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भूमि तथा श्रम के पारस्परिक सहयोग तथा पूंजी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार संगठन और उद्यम में भी विशिष्ट प्रकार का श्रम है। इसी प्रकार इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार केवल भूमि या श्रम उत्पादन के मौलिक साधन है। इस तो लेक्चर
लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्रियों का अनुसार भूमि श्रम पूंजी और उद्यम उत्पादन के मुख्य साधन है। भूमि और श्रम को उत्पादन का मौलिक साधन कहा गया है। पूंजी उत्पादन का एक सहायक साधन है। इसके प्रयोग से उत्पन्न की मात्रा में बहुत वृद्धि लाई जा सकती है, परंतु वर्तमान संगठन उद्यम उत्पादन की एक अन्य आवश्यकता है। हमारी उत्पादन व्यवस्था दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। इसके संचालन के लिए विशेष ज्ञान, प्रबंध योग्यता, कौशल एवं दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। आधुनिक उत्पादन व्यवस्था की संस्था को पूर्ति संगठन एवं उद्यम के द्वारा होती है। उपयोग विवरण से यह स्पष्ट है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों से अपेक्षित महत्व बताना अत्यंत कठिन है। वास्तव में उत्पादन का प्रत्येक साधन अपने स्थान पर महत्व रखता है, महत्वपूर्ण है। उत्पादन कार्य सभी से परस्पर सहयोग से होता है। इनमें से किसी भी साधन की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ऐसा खत्म। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वस्तुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। यहाँ वस्तु का मटेरियल नहीं लिख सकते हैं, थिंग्स नहीं लिख सकते हैं। यहाँ वस्तुओं का वर्गीकरण को गुड्स बोलते हैं, क्योंकि देखिए अर्थशास्त्र की भाषा नॉर्मल लेवल लैंग्वेज से अलग होती है, ये आप याद रखिएगा। इस तरह से यहाँ पूंजी को कैपिटल कहा गया है, उसी प्रकार इसका भी है। तो हम लोग आए यहीं पर सेशन समाप्त होता है, लेकिन आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन रख दीजिए कि हमें अपना जो भी नोटिफिकेशन है डायरेक्ट आपके पास आता रहे। हम आगे भी आप चैप्टर की ओर जाएंगे। अर्थशास्त्र का हम एक चैप्टर करीब कल तक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कल तक भी हो, तो परसों तक में तो जरूर आपका हम चैप्टर ये ख़त्म कर लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सलाम ठोकते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट भी मारते रहिए क्या है। चैनल को बढ़ावा दीजिए भैया, आप पूरा से लाइक एंड शेयर करते रहिए, ठीक है।